नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले अपने पास इंडियन इकोनॉमी यानी इस बुक से आज हम चैप्टर नंबर 1 की थर्ड क्लास लेने के लिए जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। मेक श्योर आपने हमारी पिछली दोनों वीडियोस देख ली होंगी जिनसे आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर होगी होंगी कि मैंने आपको बताया था इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज तो हमें डिस्कस करना है कि इकोनॉमी जो है वो कितने टाइप की होती है। अक्सर आपने कई बार सुना होगा 3 टाइप की, 4 टाइप की। मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो पहली बात तो चैप्टर नंबर 1 और मैं बताता हूँ आज का कौन सा हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। मतलब आज की इस वीडियो का हमारा टारगेट क्या है। आज की वीडियो का टारगेट है इकोनॉमिक सिस्टम को कंप्लीट करना। मतलब आज हम इकोनॉमिक सिस्टम को जो है वो पूरा जड़ से खत्म कर देंगे और जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। इस तरीके से पढ़ाने का तरीका होगा और फिर देखते हैं कि आप में से कितने लोग भूल पाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बेस बनाऊंगा, फिर जब बेस बनेंगे इसके बाद मैं आपको इस बुक से रीडिंग लगवाऊंगा क्योंकि इस बुक से रीडिंग लगाने के लिए आपका पहले बेस बनाना जरूरी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेस बनाऊंगा इन नोट्स के जरिए। ठीक है, और अगर आप लोग ये नोट्स चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि पीडीएफ फाइल आपको इसकी कैसे मिल पाएगी। ठीक है, अगर आप नोट नहीं करना चाहते आप सीधा इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। भाई 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर प्रिंट आउट निकलवाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब लिखने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप इकट्ठा प्रिंट आउट निकलवा लो, ये तो बड़ा सिंपल है। आपने देखा नहीं अभी लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था तो देखो किस सिंपलीफाइड वे में हमने सारे नोट्स बनाए थे, याद है। चलो आज हम नोट्स बनाएंगे इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी का जो सिस्टम होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। चलो आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। आओ बात करते हैं। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आपने कई नाम सुने होंगे, कैपिटलिस्ट होता है, पता नहीं कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। चलो मैं बताता हूँ, टोटली सिर्फ 3 ही टाइप की इकोनॉमी होती है। अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें ना तो सिर्फ 3 होती है, चौथी टाइप की कोई इकोनॉमी नहीं होती है। और अगर होती है तो वो एप्लीकेबल नहीं होती। चौथी होती है नो डाउट, लेकिन वो एप्लीकेबल कभी वर्ड में ही नहीं हो पाई, इसलिए हम उसका डिस्कशन नहीं करते हैं। हम सबसे पहली इकोनॉमी को ऐसा कुछ नहीं कि सबसे पहली है दूसरी है, कहीं भी कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं, बट मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लूँगा कि जैसे पाई जाती थी इसका नया इवेल्यूएशन होता गया उस तरह से लूँगा। सबसे पहले हमारे पास आई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसके बाद हमारे पास आई सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसके बाद कौन सी इकोनॉमी आई हमारे पास, सोशलिस्ट इकोनॉमी आई। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया मिक्स्ड इकोनॉमी का। किसका कॉन्सेप्ट आया, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहली चर्चा हम करने वाले हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कि भाई ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ये क्या होती है और क्यों होती है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मैं इस पूरे पेज को ब्लैंक छोड़ूंगा क्योंकि अभी मुझे इसके नीचे बहुत कुछ लिखना है। अब नए पेज से मैं आपकी स्टार्टिंग करता हूँ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना, नाम से पता चल रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब कहीं ना कहीं इसमें पैसा इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। चलो पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ और फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बनाना है। मुझे सबसे पहली चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहली चीज़ है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। देखो क्या होती है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूँ ना कि इसका मतलब क्या होता है। तो क्या होती है बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं कि कौन वो व्यक्ति था जिसने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। देखो वो पर्सन हमारे पास हैं सबसे पहले जिन्होंने इसकी नींव रखी, दैट इज एडम स्मिथ। इन्होंने सबसे पहले नींव रखी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ ने जो है जब ये नींव रखी थी तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने इस बुक का नाम दिया था वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बड़ा ही डिटेल से इन्होंने डिस्कस किया। यानी आज भी अगर हमें कोई दिक्कत होती तो हम इस बुक को ही रेफर करते हैं जो एडम स्मिथ ने लिखी हुई है। एडम स्मिथ का मानना ये था कि जो इकोनॉमी है अल्टीमेटली इकोनॉमी में कौन लोग रहते हैं। भाई एडम स्मिथ ये कहते थे कि भाई ये बताओ कि जो इकोनॉमी होती है, कोई भी इकोनॉमी जो होती है उस इकोनॉमी में कौन रहता है। तो सभी लोगों ने कहा भैया लोग इंसान रहते हैं, आपस में व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, जिनसे इनके दिनचर्या चलती है। तो उसने कहा जब लोग रहते हैं तो इकोनॉमी लोगों के लिए होनी चाहिए। यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रोल होने चाहिए, जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, वो पावर किसके पास होनी चाहिए, पीपल्स के पास होनी चाहिए। यानी कि जो भी पावर है वो किसके पास हो, वो पावर लोगों के पास हो। भाई लोग अपनी बात कर रहे हैं तो अपनी पावर अपने पास होनी चाहिए ना, कोई दूसरा थोड़ी तुम्हें कंट्रोल करेगा। लेकिन इन्होंने पूरा फोकस किस पे किया ये बताओ। इन्होंने पूरा फोकस
फोकस किया लोगों पर, यानी लोगों के लिए इकॉनमी बनाई, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जैसा जिस व्यक्ति के पास पैसा है, इन्होंने कहा जैसा, ध्यान देना मैं हिंदी में वर्ड यूज़ करूँ, जैसा जिसके पास पैसा है, जैसा जिसके पास पैसा है वो वैसे उसको यूटिलाइज करें, वो वैसे उसको यूटिलाइज करे, यानी जिसका जैसा जिसके पास पैसा है वो उसको उस तरीके से यूटिलाइज करे। अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है तो वो इंडस्ट्री खोल ले, और कम पैसा है तो वो जॉब करना स्टार्ट कर दे। मतलब जैसे जिसकी लोगों की हैसियत है वो अपने हैसियत के अकॉर्डिंग काम करे, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन एक जगह रोक टोक इन्होंने खुद ने कहा, इन्होंने कहा कि देखो गवर्नमेंट का इंटरफेयर हमें पसंद नहीं है। इन्होंने साफ साफ कहा कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है वो हमें नहीं पसंद है। हम चाहते हैं कि जो इकॉनमी है वो लोगों के लिए, तो लोगों को काम करने दो उनके अकॉर्डिंग। लोग जहाँ चाहें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जहाँ चाहे वो अपना पैसा लगाए। गवर्नमेंट कौन होती है उन्हें रोकने वाली? गवर्नमेंट कौन होती है उन्हें बोलने वाली? बात तो बिल्कुल सही की उन्होंने। तो लेकिन इन्होंने एक बात बोली, देखो माना कि गवर्नमेंट को हर जगह इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, जहाँ लोगों के जिम्मे नहीं छोड़ सकते। इन्होंने कहा कि वो कौन कौन सी जगह है। उन्होंने कहा जैसे हमारे नेशनल बॉर्डर्स होते हैं, उन नेशनल बॉर्डर पर जो काम करने का तरीका है वो गवर्नमेंट के हाथों में छोड़ दो, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। इन्होंने कहा जो सिविल लॉज हैं वो बेहतर तरीके से ये कर सकती हैं। ये कहते हैं कि जो पब्लिक वर्क है, पब्लिक वर्क वो बेहतर तरीके से कौन करेगा? वो ये लोग कर पाएंगे। तो इन्होंने जो पूरा फोकस डाला एडम स्मिथ ने, वो क्या फोकस डाला? इन्होंने कहा भाई इकॉनमी तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे सिर्फ और सिर्फ लोगों की चले, लोगों के अलावा किसी की ना चले, क्योंकि अल्टीमेटली इकॉनमी हमने किसके लिए बनाई है? लोगों के लिए बनाई है। तो लोगों को ही काम करने दो अपने फ्री तरीके से। यानी इन्होंने फोकस किया फ्री स्टाइल पे कि भैया फ्री स्टाइल में लोगों को काम करने दो, उन्हें ज़्यादा रोक टोक मत करने दो। और इसीलिए इस इकॉनमी को नाम दिया गया कैपिटलिस्ट इकॉनमी। क्या नाम दिया गया? कैपिटलिस्ट इकॉनमी। जो किसने स्टार्ट किया? एडम स्मिथ ने स्टार्ट किया। ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने स्टार्ट किया? किसने स्टार्ट किया बताओ? एडम स्मिथ ने स्टार्ट किया। और एडम स्मिथ ने ये कहा कि भाई ऐसी बात है। अच्छा एक बात देखते हैं, पहले कैपिटलिस्ट इकॉनमी की डेफिनेशन पढ़ लें। हमने ये तो पढ़ लिया एडम स्मिथ ने दिया, उनका क्या किन चीज़ों पर जोर था। अब थोड़ा डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम करेंगे कैपिटलिस्ट इकॉनमी आर दोज टाइप ऑफ इकॉनमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल are in a hands of प्राइवेट सेक्टर। यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पूरा कंट्रोल दे दो, वो जैसा चाहेंगे अपने तरीके से काम करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट बी इंटरफेयर, गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट बी इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे एक्सेप्ट इन तीन चीज़ों के। ऐसी इकॉनमी को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकॉनमी बोलते हैं, ठीक है। अब एडम स्मिथ ने ना कुछ चीज़ों पर जोर डाला। एडम स्मिथ ने साफ साफ बोला कि भाई ऐसा है, इस इकॉनमी में कुछ खासियत होनी चाहिए। पहली खासियत क्या होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का जो इंटरप्शन है, सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का जो इंटरप्शन है या गवर्नमेंट जो इंटरवेंशंस हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन डिस्क्रप्ट लॉ ऑफ डिमांड। ये बात उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जैसा प्राइस है वैसी डिमांड होगी। अगर हाई प्राइस है तो लो डिमांड होगी, और अगर लो प्राइस है तो हाई डिमांड होगी। लेकिन अगर हमने गवर्नमेंट को इस इकॉनमी में इन्वॉल्व कर दिया तो भैया गवर्नमेंट जो है ना पीछे से कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड का उल्लंघन करना शुरू कर देगी अपनी पावर्स से। आप जानते हो ना, गवर्नमेंट अपनी पावर से फेक डिमांड भी कर देती है प्राइस को रिड्यूस करने के लिए या जो भी कुछ है। तो गवर्नमेंट वो नहीं चाहते थे एडम स्मिथ की गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो लॉ ऑफ डिमांड में। इनका फोकस था कि हमें फ्री छोड़ दो। फ्री छोड़ने को अगर हम इंग्लिश में बोले तो हम बोलते हैं लेजेस फेयर। लेजेस फेयर का मतलब होता है हमें फ्री छोड़ दो, मतलब जैसा जिसके पास पैसा है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। यहाँ पर लिखा था ना, हमें बिल्कुल फ्री छोड़ दो। तीसरा इन्होंने कहा था कि जब जिस व्यक्ति को आप फ्री छोड़ दोगे तो वो अपने मुताबिक काम करेगा। जब वो अपने मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक काम करेगा तो वो अपने काम में परफेक्शन लेकर आएगा, क्योंकि वो सेम काम बार बार रिपीटेशन मोड में काम करेगा। तो जब वो सेम काम को बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि उसका उसमें मजा आता है काम करने में, तो उसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी। तो इन्होंने कहा कि इस इकॉनमी के अंदर स्पेशलाइजेशन जो है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर वो इंक्रीज होगी। अगर ये इकॉनमी हम अडॉप्ट करते हैं तो इससे लेबर की स्पेशलाइजेशन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। इन्होंने कहा कि हमें लिबर्टी दो, लिबर्टी मतलब आज़ादी दो। यानी ये चाहते थे
ये चाहते थे प्रमोट्स आइडिया ऑफ नेचुरल लिबर्टी, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें खुली आज़ादी होनी चाहिए। गवर्नमेंट हमें आके नहीं बताएगी कि हमें क्या काम करना है, हम खुद सोचेंगे कि हमें क्या काम करना है। आई बात समझे। और पांचवा इनका फोकस था आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड। आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड, आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है, ये कहते थे कि भाई कोई भी इकॉनमी हो ना उसमें इनविजिबल हैंड हमेशा होता है। इनविजिबल हैंड एक ऐसा हाथ जो आपको नजर नहीं आता बट रियलिटी में वो होता है, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हमने गवर्नमेंट का इंटरवेंशन डाल दिया तो भैया वो उस इनविजिबल हाथ को काट देंगे या वो अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यानी एडम स्मिथ ने इन 5 चीज़ों पर क्या किया था, फोकस किया था और कहा था कि इन 5 चीज़ों को अगर हम मिला दें तो जो इकॉनमी बनती है दैट इज कैपिटलिस्ट इकॉनमी। बताओ अब आपको समझ आया कि एडम स्मिथ जो है वो किन चीज़ों पर बिलीव करते थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी इकॉनमी है जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी को मानती है। अगर मैं रियलिस्टिक एग्जांपल लूँ तो कौन कौन सी इकॉनमी बनेगी, तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूँ तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपकी हांगकांग हो गई, ठीक है, हांगकांग ये इकॉनमी करती है। सिंगापुर हो गई, सिंगापुर इस इकॉनमी पर चलती है। न्यूजीलैंड होगी, न्यूजीलैंड हो गया। और आपका स्विट्जरलैंड हो गया, आपका आयरलैंड हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, मैंने तो सिर्फ अभी इतना ही लिखे। देयर आर सो मेनी एग्जांपल हु अडॉप्ट द कैपिटलिस्ट इकॉनमी, जिन्होंने कैपिटलिस्ट इकॉनमी को अडॉप्ट किया। बोलो इतनी बात समझ आई आपको? चलिए ठीक है, अगर आपको इतनी समझ आ गई तो अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की, कि अगर कोई इकॉनमी कैपिटलिस्ट इकॉनमी को एक्सेप्ट करता है तो उसके क्या खामी और क्या नुकसान है। देखो खामी अगर और नुकसान की अगर हम बात करें अपने पास, तो सबसे पहली जो इसमें विशेषता है, मतलब मेरिट्स है, तो पहली मेरिट है कि इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है, काम को आसानी से किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इंक्रीज कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस बढ़ जाती है क्योंकि कंज्यूमर को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं तो वो कोई भी ऑप्शन अपने पास चूज कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शुरू हो जाता है। जो प्रोड्यूसर है वो एफिशिएंट हो जाता है क्योंकि सेम काम को वो बार बार करता है और इससे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो जाता है। लेबर एफिशिएंट हो जाता है, मतलब इसके मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स की बात करें तो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग होते हैं अगर हम देखें आज की डेट में तो अमीरों की संख्या कम है बट वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, और गरीबों की संख्या ज़्यादा है जो कम पैसा कमाती है। तो अमीर गरीब के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देगा कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंदर, ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। इसके अंदर क्या होता है, के शेप्ड कर्व बनता है। के शेप्ड कर्व का मतलब होता है अमीर अमीर बनता चला जाता है, गरीब गरीब बनता चला जाता है। मतलब इस वाली इकॉनमी के अंदर क्या होता है ना, आपका के शेप्ड कर्व बनता है। के शेप्ड का मतलब जैसे आप जानते हो ना, के ऐसे बनता है, यानी इस तरीके से बनता है के, तो क्या होता है अमीर तो अमीर बनता चला जाता है और गरीब गरीब बनता चला जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी खामी है, यानी यहाँ पर के शेप्ड कर्व पाया जाता है, और के शेप्ड कर्व कहीं भी पाया जाता है वो एक गलत चीज़ होती है, मतलब ये सही सूचकांक नहीं माना जाता है। और इसके अंदर ओवर प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमिक का फ्लक्चुएशंस होती है बहुत ज़्यादा, इम्बैलेंस ग्रोथ होता है, वेलफेयर नहीं होता, क्योंकि भाई कैपिटलिस्ट इकॉनमी तो सिर्फ अमीरों के लिए बनी है, जिसके पास पैसा है उसका काम तो होगा लेकिन गरीबों का काम नहीं होगा, यानी ये पूरा फोकस करेगा प्रॉफिट पे। व्हाट अबाउट सोशल वेलफेयर, व्हाट अबाउट पुअर पीपल्स, उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, जो कि एक गलत चीज़ है। तो इसलिए कैपिटलिस्ट इकॉनमी का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि यहाँ पर सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हो रहा। लोगों की अपनी जेब भर रही है, अमीर लोगों की, लेकिन गरीब लोगों की कोई नहीं सोच रहा। ये इसका सबसे बड़ा जो है क्या था, डीमेरिट था। बताओ अब आपको समझ आ गई कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या होती है। चलो आई होप आपको कैपिटलिस्ट इकॉनमी जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं दोबारा से पीछे पेज पर आता हूँ। अब मैंने भी पीछे लिखा था ना 3 टाइप की इकॉनमी होती है, ये देखो अभी मैंने लिखा था 3 टाइप की इकॉनमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में ध्यान देना, कैपिटलिस्ट इकॉनमी का प्रपाउंडर कौन था बताओ, ये थे हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इस बात को ये प्रूफ किया था कि जो इकॉनमी है वो क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट फ्री होनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो। इसीलिए इस इकॉनमी के और भी नाम है, मैं आपको बताऊँ और क्या क्या नाम है। इस इकॉनमी को हम प्राइवेट इकॉनमी भी बोलते हैं, इस इकॉनमी को हम प्राइवेट इकॉनमी भी बोलते हैं, फ्री इकॉनमी भी बोलते हैं, हम इसको लेजिस फेयर इकॉनमी भी बोलते हैं, लेजिस फेयर इकॉनमी भी बोलते हैं, हम इसको मार्केट इकॉनमी भी बोलते हैं। मतलब ये इसके अदर नेम हो गए कि और किन किन नामों से जो है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी को जाना जाता है। बताओ चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब आपको कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्लियर हो गया। अब एक बार बुक से रीडिंग करें जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। मतलब मैं आपको पहले एक टॉपिक का बताऊंगा, फिर उसकी बुक से रीडिंग लगाऊँ, फिर एक टॉपिक, फिर बुक से रीडिंग, फिर एक टॉपिक, फिर उसकी बुक से रीडिंग। चलो अब जरा बुक से रीडिंग लगाते हैं, ठीक है। बुक से अगर हम रीडिंग लगाएंगे तो यहाँ पर देखो
आपको हेडिंग मिल जाएगी इकोनॉमिक सिस्टम की। इकोनॉमिक सिस्टम में आपको सबसे पहला सिस्टम नजर आएगा मार्केट इकोनॉमी का। इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम आपको नजर आ जाएगा मार्केट इकोनॉमी का। और अब आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा। देखो मार्केट का ही दूसरा नाम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है। मार्केट का ही दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज कंसिडर दैट फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम इमर्जिंग ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पढ़ना है। देखो आपके एक फिलोसफर थे, अभी मैंने एडम स्मिथ की बात की थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी और वो बुक का नाम क्या था, नेचर एंड कॉज, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776। किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने लिखी थी। और उन्होंने आइडिया दिया था मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी का। मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का उन्होंने आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जिस बंदे का जिसमें जो इंटरेस्ट है, जिसमें वो मोटिवेट है, उस व्यक्ति को वही काम करना चाहिए। टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो वही काम करे जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ताकि वो सोसाइटी में काम को अच्छे से कर पाए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। दूसरा इन्होंने एडम स्मिथ ने क्या बोला था, एडम स्मिथ ने बोला कि भाई यहाँ पर इनविजिबल हैंड नाम की चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, क्या ये गवर्नमेंट करवा रही है, नहीं, ये इनविजिबल हैंड है, ठीक है, जो ये कराता है। इन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, मैंने भी आपको बताया था ना, लेबर की स्पेशलाइजेशन आ जाती है। लेबर पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करता है, क्योंकि लेबर अपने मुताबिक काम करता है, तो लेबर की उस फील्ड में क्या आती है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है। इसके बाद क्या होता है इसमें, वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और वॉट टू होम टू प्रोड्यूस, इन सब की जो डिसीजन है वो कौन ले सकता है, प्राइवेट हाउस होल्ड ले सकती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर ले सकता है। गवर्नमेंट की इसमें परमिशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक बात बताऊँ, कंपटीशन क्यों ज़्यादा होता है, वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी के कई सारे धुरंधर आ जाएंगे मार्केट में। भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो एक प्रोडक्ट कोई एक कंपनी थोड़ी बनाएगी, मल्टीपल कंपनीज बनाएंगी, तो ऐसे में कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी हाई होगी, प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो कंपटीशन कहाँ हाई पाया जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पाया जाता है। और इसमें लेजिस फेयर पाया जाता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था लेजिस फेयर का मतलब क्या होता है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है भाई हमें कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए। देखो इसका मतलब कहाँ लिखा है, नीचे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए, हम जो काम करेंगे वो अपने मुताबिक करेंगे। आई बात समझे। अब इस पूरी बात की एक बहुत अच्छी क्रक्स लिखी हुई है, ध्यान से देखो। एडम स्मिथ खुद कहते थे कि इकोनॉमिक सिस्टम में लिबर्टी होनी चाहिए। यहाँ ध्यान दो, एडम स्मिथ हिमसेल्फ कॉल्ड सच इकोनॉमिक सिस्टम द सिस्टम नेचुरल लिबर्टी, जहाँ पूरी आज़ादी होनी चाहिए, कोई हमें आके रोक टोक ना करे। रादर द आइडिया डिराइव टू मेजर इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब इन्होंने कहा फ्री इकोनॉमी और मतलब कुल मिला के आपको सिर्फ इतना ही याद करना, मतलब मैंने जिन पे हाईलाइट किया ना, आपको उन पॉइंट्स पे फोकस करना है। आपको चीज़ें याद थोड़ी करनी, चीज़ों को समझना है। तो बताओ आपको यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से पढ़ो। यूएसए ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया कब, 1777 में, यानी उसने कैपिटलिज्म पर फोकस किया, यानी पूरा उन्होंने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, वैसे 1930 का आ जाता है, उस टाइम इन्होंने अपनी इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। मतलब इस पैराग्राफ को भी आप एक बार ध्यान से पढ़ना, बाकी इसका रिलेवेंस मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने पास सोशलिस्ट इकोनॉमी की। किसकी बात करेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। तो हमारी हेडिंग है सोशलिस्ट इकोनॉमी। नंबर 2 ये लो, नंबर 2 सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलो ध्यान से सुनो क्या है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो नींव है, वो कार्ल मार्क्स ने रखी। किसने रखी, कार्ल मार्क्स ने रखी। अब कार्ल मार्क्स एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अगर इन्होंने सबको समझाया, इन्होंने कहा भैया हम देश की जनता हैं, हमें अंग्रेजों ने लूटा, पता नहीं कितनों ने लूटा, और अब आप जो है अमीरजादों से अपने आप को लुटवा रहे हो। व्हाट अबाउट द पुअर पीपल्स, व्हाट अबाउट द सोशल वेलफेयर। इन्होंने कहा सोशल वेलफेयर की प्योर नेग्लिजेंसी दिखाई गई ऊपर। तो इन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमी हो तो ऐसी हो जिसमें कि सारे के सारे जो संसाधन हैं, यानी सारे के सारे जो रिसोर्सेस हैं, वो किसके लिए हों, सोसाइटी के लिए हों।
सारे के सारे रिसोर्सेज किसके लिए हो? सोसाइटी के लिए हो। और जब सोसाइटी की बात चलती है तो सोसाइटी के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो अपनी झोली भरना चाहता है। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का बीच में इंटरफेयर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी कार्ल मार्क्स ने कहा कि भैया ऐसा है, गरीब जनता तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारा ये लोग खून चूस जाएंगे, तो ऐसे में तुम्हारे रिसोर्सेज को प्रिवेंट करने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट को पावर देनी पड़ेगी, तुम्हें गवर्नमेंट को पावर देनी पड़ेगी। और जब तुम गवर्नमेंट को पावर दोगे तब जाके तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। आई बात समझे? तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, गवर्नमेंट को पावर दो, गवर्नमेंट को पावर दो, जिससे वो सोसाइटी में क्या कर पाए, सोसाइटी में वो सोशल वेलफेयर कर पाए, हर इंसान के बारे में सोचा जाए। क्योंकि अगर हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया तो भैया अमीर ज़्यादा में चूस जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को कुछ क्या दें, पावर्स दें। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पर कहूँगा सोशलिस्ट इकोनॉमी आर दोज टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन अ हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। यानी इस सेक्टर के अंदर जो पूरा कंट्रोल होगा वो किसके हाथों में होगा? गवर्नमेंट के हाथों में होगा। प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट बी इंटरफेयर, प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट बी इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के मैनेजमेंट में ये प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर नहीं देंगे। यहाँ सारे के सारे डिसीजन जो लिए जाएंगे, जो डिसीजन होंगे, जो सारे के सारे डिसीजंस होंगे, वो डिसीजन किस पर बेस्ड होंगे? सोशल वेलफेयर पर बेस्ड होंगे। किस पर बेस्ड होंगे? सोशल वेलफेयर पर बेस्ड होंगे, क्योंकि सोसाइटी का वेलफेयर करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलो बात आई समझ में? अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी इकॉनमी जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। तो अगर मैं बात करूँ चाइना के यहाँ सोशलिस्ट इकॉनमी चलती है। बात करें क्यूबा की, क्यूबा में भी यही चलती है। लॉयस में बात करें, वहाँ भी यही चलती है। वियतनाम में बात करें, वहाँ भी सोशलिस्ट इकॉनमी चलती है। बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे में भी यही इकॉनमी चलती है। बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क में भी यही इकॉनमी पाई जाती है। मतलब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, जितने याद है मैंने उतने लिख दिए। तो ये इकॉनमी इन जगहों पर पाई जाती है। आई बात समझे? इसका प्रपाउंडर कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा ऐसा है कि भैया गरीबों की कोई नहीं देख रहा है, तो गरीबों को देखने के लिए गवर्नमेंट को पावर देनी पड़ेगी। यानी आप देख सकते हो यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो जस्ट अपोजिट है, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अगर आप अपोजिट कर दो, वो क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। बोलो आपको यहाँ तक क्लियर हुई? चलो अब अगर आपको यहाँ तक बात क्लियर है तो मैं आपको इसकी कुछ मेरिट और डिमेरिट बता दूँ। मेरिट्स क्या इसके? इसमें कोई भी लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, इसमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, गवर्नमेंट अपना काम खुद करती है, प्रॉपर प्लानिंग से काम होता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती, सोशल वेलफेयर पे काम होता है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इसी को अडॉप्ट करती हैं। बात करते हैं डिमेरिट्स की। देखो हर चीज़ के मेरिट और डिमेरिट होता है, इसके भी कुछ डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है कि इसमें कंज्यूमर की सॉवरेनिटी को लॉस होता है। कंज्यूमर की सॉवरेनिटी को लॉस क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट, देखो हमने गवर्नमेंट को कहा कि आप कंट्रोल करो, लेकिन लोगों की पर्सनल लाइफ में मत घुसो, बट गवर्नमेंट ऐसा भी कर देती है। गवर्नमेंट को पावर दी, फिर वो उसको मिसयूज करना शुरू कर देती है। वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, जिससे उनकी जो सॉवरेनिटी है वो लूज हो जाती है, लेस डेमोक्रेटिक रह जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर आती है, फिर वो अपने मुताबिक काम करती है। ये ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है और ये इकॉनमी को डाउनफॉल में भी ले आती है और इससे गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बर्डन हो जाता है। गवर्नमेंट सारी चीज़ें अकेले नहीं संभाल पाती, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ जाती है। तो कुल मिला के इसके मेरिट और डिमेरिट भी आपको समझ आ गए होंगे। बोलो क्लियर है? चलो तो अब एक बात बताओ, बात क्या बताओ, अब इसकी एक बार बुक से रीडिंग लगाते हैं। चलो बुक से रीडिंग लगाते हैं अपने पास। ये हमारा नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट का मतलब होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा एक बात बताओ, नॉन मार्केट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। देखो आप जितने शॉर्ट नोट को ध्यान से पढ़ोगे ना उतनी बुक आपको ईजी लगने लगी। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने इसको दिया था सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। अभी मैं आपको कम्युनिस्ट के बारे में बताऊँगा, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको ना प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिसोर्सेज ऑफ कंट्री शुड बी यूज्ड फॉर वेबलिंग ऑफ ऑल। जो भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उन्हें लोगों के ही लिए यूज़ करना चाहिए, बजाय कि प्राइवेट हाउस होल्ड्स के लिए। ठीक है, इन्होंने इस पर फोकस किया, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने पूरी तरह से नेग्लेक्ट करवाया। इन्होंने कहा रिसोर्सेज आर बेस्ट यूज वंस दे अंडर द ऑनरशिप ऑफ सोसाइटी। रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कब होता है? जब उसको आप सोसाइटी के लिए छोड़ दो,
प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दोगे तो भैया वो तो अपना प्रॉफिट कमाने में लग जाएगी, ठीक है। नो प्रॉपर्टी राइट गिवन टू इंडिविजुअल गाइडेड द बिहाफ ऑफ प्रमोटर्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। देखो इसमें लिखा हुआ है कि लेबर्स का क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को पावर देना जरूरी था, क्योंकि ऐसा ना करते तो रिच जो है वो रिच होता चला जाता था और पुअर जो है वो पुअर होता चला जाता था। इसमें मार्केट या कह लो कि जो आप कंपटीशन कहते हो वो नहीं पाया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट जब आता है तो गवर्नमेंट तो भाई कहता है कि मैं तो अपने मुताबिक काम करूंगा, मैं जो कहूँगा वही सर्वव्यापक है, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम पाया जाता है, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है नो आइडिया ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन इसमें नहीं होता, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अच्छा खासा कंपटीशन होता था। और क्या होता है इसमें कौन जो है वो रोल प्ले करता है, इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन सब के डिसीजन जो होते हैं वो स्टेट इटसेल्फ लेती है। अच्छा, स्टेट का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट से है। यहाँ पे जो ये स्टेट लिखा हुआ है ना, इस स्टेट का मतलब जानते हो क्या है, इस स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। यहाँ पे जो डिसीजन है वो कौन लेती है, सारे गवर्नमेंट लेती है अपने हाथों में। बोलो बात समझ आएगी। अच्छा, ये इकोनॉमी किसने सबसे पहले अपनाई थी, तो मैं आपको बता दूं, ये इकोनॉमी सबसे पहले यूएसएसआर, जिसको आज की डेट में आप रशिया बोलते हो, यूएसएसआर के टुकड़े हुए जिसमें से एक टुकड़ा रशिया है, तो रशिया ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अपने यहाँ पर रोल मॉडल के रूप में लिया था। बोलो क्लियर हुआ? आई होप आपको इन सब चीज़ों से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास थर्ड इकोनॉमी की, लेकिन उससे पहले हम जरा नोट्स पर आते हैं। अभी आपको याद होगा हमने नोट्स के अंदर कुछ ऐसे करके लिखा था, याद है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। मुझे बताओ कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने रखा? सर अब तो हमें अच्छे से याद आ गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने रखा था। किसने रखा था बताओ? कार्ल मार्क्स ने रखा था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अदर नेम की। इसके और भी कई नाम होते हैं, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, हम कम्युनिज्म इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, कम्युनिस्ट नहीं बोला, कम्युनिज्म बोला, याद रखना, कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, हम इसको नेजिज्म इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, हम इसको नेशनल इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। आई वॉज ये इसके अदर नेम्स है, किसके? सोशलिस्ट इकोनॉमी के। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास मिक्स्ड इकोनॉमी की। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। देखो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ मेरिट डिमेरिट्स हैं, सोशलिस्ट के भी कुछ मेरिट डिमेरिट्स हैं, यानी हर इकोनॉमी के अपने कुछ मेरिट्स या डिमेरिट्स हैं। तो अगर हम ये भी अपनाएंगे तो भी डिमेरिट है, सोशलिस्ट अपनाएंगे तो भी डिमेरिट है। तो ऐसे में हमारे प्रोफेसर थे जेम केनीज, उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया और उन्होंने बीच के रास्ते में क्या बोला कि भाई ऐसा है, हम चाहते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी हो जिसमें दोनों के फीचर पाए जाएं। मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ जो प्रोफेसर हमारे जेम केनीज थे, प्रोफेसर जेम केनीज, आपको याद है ना, इन्होंने ही मैक्रो इकोनॉमिक्स को वर्ड को प्रोपाउंड किया था, मैंने आपको सेकंड क्लास में पढ़ाया था। तो जो प्रोफेसर जेम केनीज है, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम चाहते हैं एक ऐसी इकोनॉमी हो जो कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को क्या हो, मिक्सचर हो, दोनों को क्या हो, एक मिक्सचर हो, और उसी मिक्सचर को हमने बोला मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट नोट बना लेते हैं जिससे कि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो शॉर्ट नोट के तौर पे अगर हम देखें, देखो क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है नो डाउट, लेकिन मुझे तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। मुझे ऊपर से कराना होता तो भाई साहब और भी यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जा सकते हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट एक बात बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो बड़ा डिटेल में ही डिस्कस किया जाता है, शॉर्ट में डिस्कस होता ही नहीं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड इकोनॉमी हमारे पास आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड इकोनॉमी क्या आती है? मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है बताओ ये किसने दिया था? ये दिया था प्रोफेसर जेएम केनीज, जॉन मेनार्ड केनीज ने दिया था। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को जोड़ दो। इन्होंने कहा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को जोड़ दो और एक कंबाइंड इकोनॉमी बना दो। उस कंबाइंड इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब इसकी कोई मेरिट या डिमेरिट है ही नहीं, इसके कोई मेरिट या डिमेरिट है ही नहीं, क्योंकि अपने आप में प्रोस्पिरियस इकोनॉमी कहलाई गई। बोलो बात समझ आई? हाँ सर बिल्कुल समझ आई। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट सबमिट की। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में लिखा था कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हर इकोनॉमी अपना ले या हर कंट्री अपना ले तो समझो वो पार पा जाएगी। मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी ये खुलासा किया कि भाई ये इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी इकोनॉमी, अगर इसको सिस्टम को अपना ले तो भाई बहुत चीज़ें हमारे पास अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। देखो डिमेरिट्स तो इसके भी हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो भाई एग्जाम्पल में तो मैं इंडिया के एग्जाम्पल लूँगा, क्योंकि इंडिया ही वो ऐसा देश है जिसने अपने पास मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। लेकिन सबसे पहले जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया वो था फ्रांस। अगर हम बात करें
फ्रांस वो पहली कंट्री थी जिसने सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर स्टार्ट किया। इंडिया तो बहुत बाद में आई थी, फ्रांस ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। क्लियर है? चलो एक बार बुक से भी इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी, चलो एक बार पढ़ के देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है कि मिक्स्ड इकोनॉमी द फर्स्ट कंट्री जिसने अनाउंस किया दैट इज फ्रांस। फ्रांस वो पहली कंट्री जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। और देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, अगर आपको नजर आएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हुई चीज़ है क्या कि कुछ टाइम बाद 1980 में कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि कुछ रिपोर्ट्स आई। किसकी आई? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई। उसमें क्या कहा? वर्ल्ड बैंक ने कहा वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट द नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता। और वर्ल्ड बैंक ने खुद यहाँ पर देखो सेकंड पैराग्राफ में बोला कि कोई भी सिस्टम अपने आप में ठीक नहीं होता, बल्कि क्या है द स्टेट एंड मार्केट मिक्स इन एनी कंट्री। देखो मैं आपको मेन क्रक्स पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ये डिटेल तो आप भी पढ़ सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो सबसे अच्छी इकोनॉमी है जिसमें स्टेट मतलब गवर्नमेंट का, मार्केट मतलब प्राइवेट का, दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। देखो यहाँ पर अगर आप इस पूरी लाइन को पढ़ोगे समझ आ जाएगा। देखो वर्ल्ड बैंक फर्दर कंक्लूड दैट द नाइदर ऑफ द इकोनॉमीज, चाहे वो स्टेट चाहे वो मार्केट इकोनॉमी हो चाहे नॉन मार्केट हो, मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नॉन मार्केट मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो वो अपने आप में सही नहीं होती पूरी तरीके से, बट उसका अगर हम मिक्सचर बना दें तो इकोनॉमी एक अच्छी इकोनॉमी बन जाती है। मिक्सचर का मतलब वो अल्टीमेटली किस पर फोकस कर रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है। किस पे कर रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने स्टार्ट किया था? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोफेसर J.M. केनीज, जॉन मेनार्ड केनीज ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था 19th सेंचुरी के अंदर। बोलो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? ठीक है, अब जरा इसके मेरिट्स और कुछ फीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस इकोनॉमी के अंदर, देखो एक मिनट मैं बुक रख लूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि इस इकोनॉमी के अंदर स्टेट मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल होगा। क्या होगा? दोनों का अपना अहम रोल होगा, दोनों अपने अपने डिसीजन लेंगे। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा कि वो एक इंडिविजुअल हैंड की तरह काम करेगा। देखो आपको एक बात बताता हूँ, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर साफ साफ एक बात बोली गई। J.M. केनीज ने कहा कि भाई ऐसा है, प्राइवेट सेक्टर को कहा देखो प्राइवेट सेक्टर तुम जो मर्जी चाहो वो सेक्टर चूज कर लो। तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि प्राइवेट सेक्टर ने कौन सा सेक्टर चूज किया होगा जिसमें उसे प्रॉफिट होता होगा। जैसे इंटरनेट की सुविधा हो गई, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सिम्स हो गई, मोबाइल फोन्स हो गए, इन सब के लिए प्राइवेट सेक्टर आगे आके खड़ा हो कह रहे हम इसमें काम करेंगे। अब जो सेक्टर बच गए जो नॉन प्रॉफिटेबल है, जो भी नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हैं, अब गवर्नमेंट ने कहा कि ये नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर हम लोग संभाल लेंगे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रॉफिट वाले सेक्टर तुम लोग ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कमा लो, और जो नॉन प्रॉफिट वाले सेक्टर है उनमें हम काम कर लेंगे। जैसे BSNL हो गई, जैसे भारतीय डाक हो गई जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता लेकिन करना पड़ता है, रेलवेज हो गई, खासा प्रॉफिट नहीं है अभी के ज़माने में लेकिन आगे आके प्रॉफिट होगा, बट फिलहाल नहीं, फिर भी गवर्नमेंट चला रही है। अगर आप बात करो एक आप पहाड़ी एरिया में हो, ठीक है, पहाड़ी एरिया में अगर आपने कहा कि मुझे इंटरनेट की सुविधा चाहिए, तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या कहेंगी, भैया तुम्हारे से 50 यूज़र होंगे तो ही हम लाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर को आपने बोला तो भैया BSNL वहाँ भी जाके आपके क्या लगाएगी? एंटीना लगाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर पे काम करता है। तो दोनों का मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। वही लिखा गया है। प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि आप क्या करो, प्रॉफिट के लिए काम करो, आपको जिन चीज़ों में प्रॉफिट लगता है आप उसके लिए काम करो, और जो वैसे काम होंगे उनमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। आई बात समझे? चलो और चलो अब यहाँ से पढ़ो जरा, यहाँ से समझ आएगा आपको। इट मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज़ नॉट काइंडली फाइनलिटेड। देखो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ये नहीं है कि वो फाइनली है, बल्कि उसमें मार्केट और नॉन मार्केट दोनों के क्या पाए जाते हैं? मिक्सचर पाए जाते हैं। आई बात समझे? मतलब आपको देखो पूरी एक एक लाइन नहीं पढ़नी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट आपके लिए। चलिए यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि 3 टाइप की इकोनॉमी कौन कौन सी होती है। बताओ आप लोगों को समझ आया नहीं आया कि वो कौन कौन सी इकोनॉमी होती है? चलिए इधर देखिए, यहाँ पे आपको समझ आएगा कि हमारे पास इकोनॉमी 3 टाइप की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं कंबाइंड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? कंबाइंड इकोनॉमी भी बोलते हैं। आई बात समझे? कोई दिक्कत? चलिए आज का जो हमारा टारगेट था, मैंने आपसे वादा किया था कि आज की क्लास में हम अपने पास सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कंप्लीट कर लेंगे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को हम कंप्लीट कर लेंगे, जो हमने कंप्लीट कर लिया। इकोनॉमिक सिस्टम, ये देखो
इकोनॉमिक सिस्टम क्या बोला था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों मेक श्योर आपने हमारी पिछली वीडियोस देख ली, क्योंकि उनके अंदर हमने एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। देखो क्या होता है ना कि जब आप यूपीएससी की या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बड़ा केस स्टडी वाले होते हैं, उनके लिए आपको डीप एनालिसिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से मुझे वीडियोस की लेंथ को थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है। मैं जानबूझ के नहीं बढ़ा रहा, बट क्या करें, डीप में समझाना है तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। और मैं अपना पूरा टाइम देने के लिए आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारा ये जो मेहनत है वो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलेगा। इवन आप अपने कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, वहाँ आप डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।